मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जिसके द्वारा सभी सिविल कोर्ट्स में दीवानी दावे नियंत्रित होते हैं अर्थात चलते हैं, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये एक प्रक्रियात्मक कानून है। सिविल केसेस या मॉनेटरी रुपए पैसे की वसूली से संबंधित, किसी ने किसी को कुछ उधार दिया या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के मामले, ओनरशिप के मामले, स्वामित्व के मामले, पोजीशन से संबंधित मामले, राइट से संबंधित मामले, कोई अधिकारों का झगड़ा है जैसे ईजमेंट्री राइट होते हैं, सुखाधिकार जिसे कहा जाता है। कोई व्यक्ति 20 साल तक किसी जमीन का उपयोग रास्ते का कर रहा है, लाइबिलिटीज, कोई कंपनसेशन की लाइबिलिटी, इन सब पे ये सिविल प्रोसीजर कोड लागू होता है। इसको ध्यान से सुनते जाइए। टोटल इसमें 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स और सेक्शन क्यों रखे गए और इसके पीछे क्या कहानी है ये भी मैं आपको समझाता हूं। स्पीडी केसेस का डिस्पोजल हो, इसके लिए इसमें 2002 में, 2015 में, 2018 में कई संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए। वर्तमान में भी ये कानून लागू है और दीवानी न्यायालय में जो जज बैठते हैं उन्हें सिविल जज क्लास 2, जिन्हें 5 लाख तक के लगभग डिस्प्यूट को तय करने का अधिकार होता है, और इसके बाद सिविल जज क्लास 1 होता है जो 1 करोड़ तक के दावे सुन सकता है, और डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे को अनलिमिटेड पावर दी गई है सुनवाई करने के लिए। उसके बाद ऊपर की जो न्यायालय हैं उसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको जानना चाहिए, जिनमें अपील में, रिट्स वगैरह में जाते हैं। रिट्स यानी याचिका, कई तरह की याचिकाएं होती हैं जो मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, देखें। जुरिस्डिक्शन का जहां तक सवाल है, एक जुरिस्डिक्शन फिस्कल कहलाता है जो वाद मूल्य तय करता है, जिसे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, अर्थात आर्थिक क्षेत्राधिकार, कितनी मालियत के मुकदमे कहां चलेंगे ये तय करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेमो डिस्ट्रिक्ट जज जारी करता है। हर साल ये 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक लागू रहता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भौगोलिक स्थिति के संबंध में होता है, अर्थात जिस जगह आपकी स्थावर संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह स्थित है उस पर ये लागू होता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी अन्य कोर्टें होती हैं, मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, लेबर अपीलेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है। इनकी भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। चैनल पर लगभग सभी तरह के वीडियो उपलब्ध हैं। कोर्ट का जब भी कोई मामला आता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, मैं संक्षेप में बता दूं, 2 पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी, 1 या उससे अधिक हो सकते हैं। जो व्यक्ति रिलीफ मांगने या अधिकार मांगने आता है, वेयर देयर इज ए रेमेडी देयर इज ए राइट, जहां राइट है वहां उसकी रेमेडी भी है। कोर्ट में जब भी सिविल केस पेश किया जाता है, वकील साहब के माध्यम से कई केसेस में नोटिस पहले दिलाते हैं, जिससे पार्टी और आपके मध्य किसी तरह कोर्ट के बाहर भी समझौता हो सकता है। नहीं मानने पर गवर्नमेंट के खिलाफ 2 महीने का नोटिस एटीसीपीसी के तहत देना आवश्यक है। जब भी कोई कोर्ट आप सिविल केस पेश करते हैं, वकील साहब उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, दावा बनाते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, उसमें कोर्ट फीस भी उसमें लगती है, जुरिस्डिक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन कब उत्पन्न हुआ, और लिमिटेशन के अंदर ये पेश होना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी सिविल कोर्ट में जब कोई केस पेश किया जाता है, जब डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो दोनों पार्टीज के लिए किन किन ग्राउंड्स पर वो झगड़ा है वो जज उसे डिसाइड करता है और उसमें निर्णय या डिक्री और आदेश के रूप में पारित होता है। अब उसमें जब अधिकार किसी पार्टी का उसके फेवर में तय कर दिया जाता है तो उसका निर्णय होने के बाद एग्जीक्यूशन या निष्पादन कराना पड़ता है। ये निष्पादन ऑर्डर 21 सीपीसी के अंतर्गत होता है। डिक्री की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2(2) में दी गई है। किसी भी जजमेंट का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो डिक्री कहलाता है। जजमेंट लंबा हो सकता है न्यायालय का, कोई भी पार्टी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के जरिए डिक्री का पालन उसको करना चाहिए। नहीं करता है तो जजमेंट डेटर जो है, जजमेंट के लिए एक होता है जजमेंट, जैसा मैंने बताया, कोर्ट के वर्डिक्ट का आधार जिस पे पार्टीज के राइट तय होते हैं, और उस जजमेंट को डिक्री के द्वारा फॉलो किया जाता है, कराया जाता है एग्जीक्यूशन 21 में। सीपीसी को, इसी में मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। सीपीसी को आप पढ़ने के लिए उसके सेक्शंस और ऑर्डर्स को जो कंसर्निंग है एक साथ पढ़िए। सेक्शन, ऑर्डर्स और रूल्स, ये व्यवस्था कार्य योजना पर आधारित है। स्कीम ऑफ द कोर्ट इसे कहा जा सकता है। सेक्शन जैसा मैंने बताया 158 सेक्शन है सीपीसी में और ऑर्डर 51 है। अधिकार और दायित्वों की सुरक्षा के क्रियान्वयन के लिए ये प्रक्रिया बनाई गई है और ये अंग्रेजों के समय से 1908 से वर्तमान में लागू है। बहुत सारे संशोधन समय समय पर हुए हैं आवश्यकता देखते हुए। सेक्शंस का काम है न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय करना, जिसे जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है। मैंने जुरिस्डिक्शन के संबंध में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं।
ऑर्डर्स है वो न्यायालय की प्रक्रियाओं को बताता है। उसके बाद सेक्शन 6 में वाद कैसे इंस्टीट्यूट होगा, दावा कैसे कोर्ट में पेश होगा, ये आप पढ़ सकते हैं। जुरिस्डिक्शन वगैरह जैसा मैंने बताया। आदेश 4 सीपीसी, इसमें प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। पक्षकार कौन कौन होंगे ऑर्डर 1 से। प्लीडिंग में ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 के तहत ये आपको पढ़ना चाहिए। न्यायालय के जो रजिस्टर हैं वो ए सूट और बी सूट होते हैं। अदर मैटर्स सब ए सूट में आते हैं, मनी सूट बी सूट कहलाता है। इसके बाद प्रत्येक साल का जैसे मैंने बताया राइट्स, ये अलग अलग किस तरह के दावे हैं, इसके लिए 2 तरह के रजिस्टर ए और बी सूट रखे जाते हैं। बी मनी सूट है प्योरली, और केस कैसे इंस्टीट्यूट होगा, कैसे आप सीपीसी को पढ़ें, जानकारी रखें। सीपीसी की जो प्रक्रिया है वो दावे के विचारणों से संबंधित है। वेरियस स्टेजेस ऑफ ए सिविल ट्रायल क्या होती है ये आपको जानना चाहिए। इसके लिए आप वाद पत्र प्रस्तुति से लेकर कैसे दावा तैयार होता है, वकील साहब से समझिए, आप भी पढ़िए, लॉ स्टूडेंट है, प्रतियोगी परीक्षा है। जैसा मैंने बताया प्लेंटिफ दावा लाता है जो अपने अधिकारों के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध पार्टी बनाकर दावे में प्लीडिंग्स लिखता है। क्षतिपूर्ति का कोई भी हनन होने पर पक्षकारों का उसमें जैसे संयोजन कैसे होगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज समझने के लिए आपको पढ़ना कैसे है, इजिली याद करने के लिए कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी उसके तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कैसे दावा दायर होगा ये सेक्शन 15 से सेक्शन 21 तक सीपीसी में दिया गया है। इसी तरह दावा संस्थगित कैसे होगा ये सेक्शन 26 में दिया है, ऑर्डर 4 है। इसके अलावा प्रतिवादी को कैसे बुलाया जाएगा, सम्मन किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा, सेक्शन 27 है, ऑर्डर 5 है। ये आपको पढ़ना चाहिए। दावा प्रस्तुत होने पर इंस्टीट्यूट हो जाएगा, केस का नंबर मिल जाएगा। जवाब दावा कैसे आएगा, इसकी मिनिमम अवधि 30 दिन है और मैक्सिमम 90 दिन तक कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाती है तो दे देती है। इसके अलावा पक्षकार की उपस्थिति के लिए ऑर्डर 9 दिया गया है। कब पार्टीज कैसे अपीयर होंगी, नहीं आने पे एक्स पार्टी हो जाएगा। पक्षकारों की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा। ऑर्डर 10 में कैसे पक्षकारों की परीक्षा होगी, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये आपको जानना चाहिए। सेक्शन 89 में न्यायालय के बाहर प्रकरणों के निराकरण के बारे में दिया गया है। बहुत सारी पार्टीज कोर्ट की प्रक्रिया से समय लगने के कारण थक हार जाते हैं, मन गिरा लेते हैं, वो कोर्ट के बाहर भी समझौता करके कोर्ट में प्रस्तुत करके उसको निपटारा करा सकते हैं मामले को। ऑर्डर 11 है वो इंटेरोगेटरीज है, प्रकटीकरण है, कोई चीज आपको बुलानी है किसी से। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज बुलाना है विपक्षी के कब्जे में है उसके लिए। आदेश 14 इश्यूज से संबंधित है, जो इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ कहलाता है, ये आपको जानना चाहिए। ये न्यायालय का कार्य है और ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का काम कोर्ट के पीठासीन अधिकारी का होता है, न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी। साक्षियों को बुलाने के लिए ऑर्डर 16 है। स्थगन की व्यवस्था ऑर्डर 17 में है। तो इस तरह साक्ष्य का जो क्रम है वो वादी पहले देगा, प्रतिवादी का वकील उस पर जिरह करेगा, वादी साक्ष्य समाप्त होने पर प्रतिवादी अपनी साक्ष्य देगा, उस पर वादी का वकील जिरह करेगा। साक्ष्य अंकित पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में होगी, ये ऑर्डर 20 है। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है ऑर्डर 21। ये सारी चीजें एक वकील को, प्रतियोगी परीक्षा के लोगों को, बच्चे जो लॉ पढ़ रहे हैं, जज बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, इन सब चीजें का ज्ञान होना चाहिए। ये मैंने शॉर्ट में आपको सिविल ट्रायल के बारे में किस तरह से कोई भी दावा आप लगा सकते हैं और कैसे सीपीसी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इस बारे में बताया। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक।